Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 4th of April 2022, Monday. Motivation of the day is opinion is the one quality more associated with success and happiness than any other. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. RBI may hike inflation forecast, say economist. With the increase of petrol and diesel prices, now Reserve Bank of India is expected to increase its inflation forecast from 4.5% for the current fiscal year. So as per the recent poll conducted by Business Standard, all the 10 participants here means the economists, the experts of their areas, all the 10 participants, those who have participated into this particular poll, has of opinion that yes, RBI is going to increase its inflation forecast for financial year 23. तो जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग अप्रैल 6 से अप्रैल 8 के बीच में होगी और अप्रैल 8 को आरबीआई जो भी डिसीजंस होंगे रिलेटेड टू इकोनॉमी वो अनाउंस करेगी. एंड एज पर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोल, RBI is not going to change any policy rate or the repo rate, while an overwhelming majority says that status quo would be maintained on reverse repo rate as well. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग फ़िलहाल के लिए आरबीआई किसी भी तरह का चेंज नहीं लाने वाली है पॉलिसी रेट में, रेपो रेट में. इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट लेकर भी आरबीआई विल मेंटेन द स्टेटस को. इट मीन्स आरबीआई विल कीप इट्स एकोमोडेटिव पॉलिसी ऑन द कार्ड. सो जिस तरह से रशिया यूक्रेन क्राइसिस इंक्रीज़ हो रही है, कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल, और जिस तरह से सप्लाई साइड डिसरप्शन कॉज हो रहे हैं, ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली लीडिंग the RBI to maintain the status quo on repo rate as per one economist. And this is the expert opinion on Business Standard poll related to inflation and policy rate. सो रेपो रेट को लेकर के जो भी 10 पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ये अपना ओपिनियन है. इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट को लेकर के, पॉलिसी इंस्टेंस को लेकर के, ग्रोथ प्रोजेक्शंस को लेकर के और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को लेकर के. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, नो नीड टू मक अप दिस पर्टिकुलर पोल. And this is the rising inflation worry. This data has been taken from the Bloomberg. So RBI repo rate and India GDP growth in terms of percentage year on year basis. तो ये GDP growth 2019 से लेकर के 2021 तक है, किस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है. इट इज़ नाउ अप्रॉक्सीमेटली 5.4 और ये है RBI का रेपो रेट का ग्राफ. Currently, it is 6.07%. Sorry, it is 4.0%. 6.07% is CPI, that is Consumer Price Index. तो CPI इन्फ्लेशन भी जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं experts that RBI will, फिलहाल के लिए RBI will not go for any sort of policy change in order to support the growth. इसके अलावा RBI से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो पेज नंबर 4 पर दी हुई है, उसको भी हम यही कवर करते हैं. RBI rate hike cycle in second half of the year, GDP estimated to grow at 7.4%, says FICCI. संडे को फिकी का इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज़ हुआ और उसके अकॉर्डिंग फिकी ने कुछ प्रोजेक्शन किए हैं. फिकी स्टैंड्स फॉर व्हाट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए. तो फिकी ने कुछ इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, आरबीआई के डिसीजंस को लेकर के कुछ फोरकास्ट किए हैं. एज पर द फिकी, इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7.4% in financial year 2023. So financial year 2023 के लिए GDP forecast 7.4% का फिकी ने किया है. And as per this survey, Reserve Bank of India is likely to start a rate hike cycle in the second half of financial year, second half of calendar year 2022. It means
जून के बाद से आरबीआई कैन इंक्रीज इट्स पॉलिसी रेट्स और रेपो रेट एज पर द फिकी सर्वे। तो 50 से 75 बेसिस पॉइंट का बीपीएस का जो इंक्रीज है फर्स्ट इंस्टांस में विकी एंटिसिपेट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम इट आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सपोर्टिंग द ऑन गोइंग इकोनॉमिक रिकवरी बाय कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज इन इट्स अप्रैल पॉलिसी रिव्यू। तो जो भी 7 से 8 के बीच में जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है उसमें आरबीआई किसी भी तरह का रेपो रेट में चेंज नहीं लाएगी एज पर द फिक्की सर्वे। और वही बिजनेस स्टैंडर्ड के पोल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी ओपिनियन है। और इकोनॉमी को लेकर के 7.4% का ग्रोथ प्रोजेक्शन है, जिसमें 6 जो है वो मिनिमम रेंज और 7.8% की मैक्सिमम जीडीपी प्रोजेक्ट करी है फिकी ने अपने इस सर्वे में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डबल टैक्सेशन रिलीफ फॉर इंडियन आईटी कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया। सैटरडे को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करी है। तो आफ्टर यूएई दिस इज द सेकेंड डील दैट इंडिया हैज साइन विद इन सच स्पैन ऑफ time, and as per the this particular FTA now the major relief has been provided to Indian IT companies, those who are operating or which are operating in India। क्या रिलीफ प्रोवाइड किया है ऑस्ट्रेलिया ने? ऑस्ट्रेलिया हैज़ एग्रीड टू अमेंड इट्स डोमेस्टिक लॉ फॉर व्हाट? टू स्टॉप टैक्सिंग ऑफशोर इनकम ऑफ सच इंडियन कंपनीज। सो ऐसी कंपनीज, ऐसी आईटी कंपनीज जो कि इन ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही हैं एंड दे आर ऑल्सो हैविंग सम ऑफशोर इनकम्स। So as per the recent domestic law, they have to give tax into Australia as well. So now Australia has agreed to amend its domestic law to stop taxing offshore incomes of such Indian companies. And this will provide approximately $200 million savings each year to 100 IT companies, those who are operating in Australia. So the government of Australia has agreed to amend the domestic taxation law to stop the taxation of offshore incomes of Indian firms providing technical services to Australia. सो बहुत सिंपल फॉर्मेट में बोले तो ये डाटा साइन किया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। होता क्या है इसके तहत, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं, अगर एक कंपनी एक डोमेस्टिक कंट्री है किसी कंपनी का और एक उसका होस्ट कंट्री है, तो अगर एक कंपनी किसी होस्ट कंट्री में ऑपरेट कर रही है, डोमेस्टिक कंट्री में भी उसका उसका होम कंट्री में भी उसका बिजनेस है और होस्ट कंट्री में भी किसी पर्टिकुलर XYZ होस्ट कंट्री में वो ऑपरेट कर रही है, तो एज पर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो किसी एक जगह टैक्स पे करेगी। सेम इनकम को वो दो जगह टैक्स पे नहीं करेगा, सेम इनकम पर दो जगह टैक्स पे नहीं करेगी। तो ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया से इनकम जनरेट कर रही हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स देती हैं एज पर द करंट डोमेस्टिक लॉ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में भी टैक्स देती हैं। बट नाउ दीज टू कंट्रीज हैव साइंड द double taxation avoidance agreement, and as per this agreement now Australia is going to amend its domestic law and will stop taxing offshore incomes of such Indian companies. And as per the Commerce Ministry official, this particular agreement will lead to the avoidance of double taxation and the prevention of फिजिकल इवेजन विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स ऑन इनकम। तो जो कंपनीज की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इनकम को हाइड करती हैं जस्ट टू अवॉइड द टैक्स, इस तरह का फिजिकल इवेजन भी कम होगा विद दिस साइनिंग ऑफ डाटा। However, both the trade deals and change to domestic Australian tax will come into effect once the Australian Parliament ratify this particular trade deal. और ये कब होगा? आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जो कि मई में ड्यू हो। तो मई के बाद जो भी पार्लियामेंट आएगी वो इस पर्टिकुलर ट्रेड डील को या इस पर्टिकुलर लॉ को रेटिफाई करेगी। रेटिफाई क्या होता है? मे बी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या बोल सकते हैं दो गवर्नमेंट ने अगर कोई डील साइन करी है, इट कुड बी एनी ट्रेड डील, इट कुड बी एनी डील अगर साइन करिए, जैसे इंडिया अगर किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रेड डील को साइन करता है या किसी भी कन्वेंशन को साइन करता है, किसी भी कन्वेंशन को फॉलो करने से एग्री होता है, सो वो तब तक उस पर्टिकुलर कंट्री में यानी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक कि उसकी पार्लियामेंट उसको रेटिफाई नहीं करती। रेटिफाई मीन्स उस पर्टिकुलर कन्वेंशन को, उस पर्टिकुलर डील को पास नहीं करती है।
और बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है कि इंडिया इज़ द सिग्नेटरी ऑफ द पर्टिकुलर कन्वेंशन, इंडिया इज़ द सिग्नेटरी ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, बट उसकी पार्लियामेंट ने, इंडिया या किसी भी अदर कंट्री की पार्लियामेंट ने उसे अभी रेटिफाई नहीं किया। दैट इज़ वाई दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन और लॉ और इंटरनेशनल ट्रेड डील इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड येट। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है। तो रेटिफिकेशन बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री जो कि सिग्नेटरी कंट्री है उसकी पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर लॉ को पास करे, देन ओनली दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इनटू दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो जो ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स डील साइन करी है, डाटा साइन किया है इंडिया के साथ, ये तो अभी साइन हो गया, दोनों कंट्री से साइन कर लिया, बट ऑस्ट्रेलिया में ये तभी रेटिफाइड होगा जब वहाँ की पार्लियामेंट इसको पास करेगी, ऑस्ट्रेलिया में ये तभी इम्प्लीमेंट होगा और इसी के बाद डोमेस्टिक लॉ में चेंज होगा और जो भी ये टैक्स को लेकर प्रोविजंस हैं ये तभी इम्प्लीमेंट होंगे। तो वो अप्रॉक्सीमेटली मई के बाद होगा। And this is the earning of IT firms from Australia. Approximately 4 to 8 बिलियन डॉलर की अर्निंग होती है आईटी फर्म्स की ऑस्ट्रेलिया से। और बहुत सारे टैक्स को लेकर के केस भी चल रहे हैं इंडियन आईटी कंपनीज पर ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि टेक महिंद्रा ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक केस हारा था जहां पर उसने डबल टैक्सेशन को लेकर के अपील करी थी। हालांकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई डाटा साइन नहीं था, तो उस समय टेक महिंद्रा उस पर्टिकुलर केस को हार गया था। इसी के अलावा ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलरेडी मेड सिमिलर चेंजेस टू द डोमेस्टिक टैक्स लॉ फॉर यूएस, चाइना एंड पोलैंड, और इंडिया विल बी इन लाइन विद दीज कंट्रीज नाउ। तो हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, वो ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर जाएंगे फॉर दिस वीक, एंड दिस विजिट विल डेफिनेटली डीपेंस द टाई बिटवीन दीज टू कंट्री, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट्स ग्रो 40% टू हिट रिकॉर्ड $418 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। जैसा कि हम पिछली कई न्यूज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने पहली बार 400 का टारगेट अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। $400 बिलियन का टारगेट इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 22 में अचीव किया था। और इससे पहले जब हमने ये न्यूज़ डिस्कस करी थी तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये टारगेट जो है 400 का टारगेट ये बहुत पहले अचीव हो गया है फिक्स डेट से। जो टारगेट डेट्स थी, जो टारगेट फ्रेमवर्क था, टाइम फ्रेम था, उससे पहले इंडिया ने ये 400 का टारगेट, $400 बिलियन का टारगेट जो है वो इंडिया ने अचीव कर लिया। और जब तक ये मार्च एंड होगा या फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, इंडिया में क्रॉस दिस नंबर significantly. And as per the recent data, value of goods exported from India has witnessed 40% growth during the financial year 22 and hitting a record approximately $417.8 billion and surpassing the target that is set by government by 5%. So as per the recent data released by Commerce and Industry Ministry, India has achieved this target, or we can say India has actually achieved more than the targeted एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। तो 40% की ग्रोथ रेट अचीव करी है इंडिया ने एक्सपोर्ट के टर्म्स में फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। और इस 40% ग्रोथ से $418 बिलियन का एक्सपोर्ट रजिस्टर किया है इंडिया ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो मार्च के महीने में पिछले साल $34 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने, जो कि इस मार्च में $40.38 बिलियन का रहा। एंड दिस ग्रोथ वाज ड्राइवन बाय द हायर डिमांड फॉर आइटम्स इन पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। तो ये तीन कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट्स है इनकी वजह से हम बोल सकते हैं इनके इस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। सो इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड $418 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। और किसी सिंगल मंथ में $40 बिलियन अचीव करना, 418 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर, फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, 40 बिलियन फॉर एनी सिंगल मंथ, दिस इज द हिस्ट्री दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड फर्स्ट टाइम। और गवर्नमेंट का ये कहना है, हम बोले जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि कोई बहुत स्पेसिफिक सब्सिडीज़ या कोई ऐसी ग्रांट्स इंडिया ने नहीं प्रोवाइड करी जिसकी वजह से ये अचीवमेंट इंडिया ने अचीव किया। दिस इज़ अ वेरी जनरल अचीवमेंट और it simply indicates the India's efficiency and India's focus towards the export. So as per our
Commerce Minister, we have to engage with the world from a position of strength with self confidence, with the basis of our confidence and high quality that is reflected in our achievement टुडे. तो ऐसी कोई गवर्नमेंट स्पेसिफिक सब्सिडी नहीं थी जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव हुआ है या ये रिकॉर्ड अचीव किया है इंडियन एक्सपोर्टर्स ने. It is because of the policy imperatives and government as well as the exporters focus, and this is the big jumps in terms of export value from financial year 2018 to financial year 22. हम continuously देख सकते हैं और पिछले साल तो ये 291 के आसपास था. तो आप देख सकते हैं जस्ट 1.5x का जंप देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर. एंड दीज आर द मेजर कंट्रीज जहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट गया है सबसे ज़्यादा नीदरलैंड से, फॉलोड बाय बेल्जियम, यूएई, बांग्लादेश, यूएस, यूके, सिंगापुर, जर्मनी एंड हांगकॉन्ग. एंड दिस इज़ द ग्राफ फॉर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछले साल के कंपैरिजन में किस कंट्री से हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ. तो नीदरलैंड से सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय बेल्जियम एंड यूएई. एंड वी ऑल नो इंडिया रिसेंटली हैज साइंड वन फ्री ट्रेड और प्रेफरेंशियल ट्रेड डील विद यूएई. इसके अलावा अगर फार्म एक्सपोर्ट्स की बात करें, एक और न्यूज़ दी हुई है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्म एक्सपोर्ट्स. और फार्म एक्सपोर्ट एक्सीड $50 बिलियन. तो अगर एग्रीकल्चर को देखा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पेट्रोलियम में, इंजीनियरिंग में और जेम्स एंड ज्वेलरी के केस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है. लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव रिकॉर्ड $50 बिलियन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट दैट इज ड्राइवन बाय होस्ट ऑफ द आइटम्स. कौन कौन से आइटम्स? राइस, व्हीट, मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, शुगर and other agriculture commodities. So mainly in agriculture commodities में significant, इनके export में significant increase देखने को मिला है as per the our commerce minister Mr. पीयूष गोयल. और अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फोरकास्ट. ऐसा कहा जा रहा है कि 10 मिलियन टन्स तक का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इन केस ऑफ वीट ओनली. वीट के एक्सपोर्ट को अगर देखें तो 10 मिलियन टन्स तक जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 23 तक. और अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 22 के कंपैरिजन में जस्ट डबल इंक्रीज देखने को मिलेगा, 2x इंक्रीज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इन कंपैरिजन टू दिस ईयर. So India is performing exceptionally well in terms of export. अब देख लेते हैं some other news clips. Income in US on IT radar in financial year 23. So Indians having undisclosed income in USA may face proceedings under the Black Money and Imposition of Tax Act 2015, जिसके तहत अभी अंबानी और उनकी फैमिली को रिलीज किया गया है. तो एज पर द रीसेंट information, the Indians who are having any sort of undisclosed income in USA may face the proceeding under Black Money, Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम Black Money and Imposition of Tax Act 2015 या Black मनी एक्ट 2015 भी कहते हैं. एंड ऑल्सो दोज नेम्ड इन ग्लोबल लीक्स में बी सर्च. तो जो भी डिफरेंट पेपर्स पब्लिश होते हैं उनमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के नाम आते हैं, उनको भी सर्च किया जा सकता है, उनको भी शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है, उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 23 इंटरनल एक्शन प्लान of the CBDT. CBDT stands for Center Board of Direct Taxes. So Center Board of Direct Taxes के एक्शन प्लान के तहत जो भी ग्लोबल पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो भी लिस्टिंग हो रही है, उसमें जिन भी इंडिविजुअल्स का नाम आ रहा है or having any sort of undisclosed income in USA, they may be served, they may be prosecuted, they may be served the show cause notice.
और इसके लिए सीबीडीटी ने एक एग्रेसिव टारगेट और टाइमलाइन सेट किया है, जिसमें टैक्स इवेजन से लेकर के जितने भी मैटर्स हैं उनको टाइमलाइन मैनर में से अचीव किया जाएगा। तो और इसके लिए नाउ टैक्स अथॉरिटीज आर on its toes. And as per the recent data, 20,353 crore undisclosed credit have been deducted with respect to 930 India leaked entities in Panama Papers and Paradise Paper leaks। हम सब भी डेली अपने डे टू डे पर्पस में ये नाम सुनते हैं, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर। और इसके तहत 150 मेजर सर्च एक्शन, जिसमें 100 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ या उससे ज़्यादा के असेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको सर्च किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, और जिसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने का टाइमलाइन रखा गया है। तो फिलहाल के लिए टैक्स अथॉरिटीज आर ऑन वेरी एग्रेसिव मोड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया इज ओपन फॉर बिज टू एक्सपेंड ग्लोबल फुटप्रिंट्स। फरवरी से लेकर के अभी तक इंडिया ने 2 ट्रेड पैक्ट्स को साइन किया है। पहला किसके साथ? यूएई के साथ, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ संडे को जो भी इंडिया ने साइन किया। सो इन लाइन विद इट्स रैम्पेंट फॉरेन ट्रेड स्ट्रैटेजी, आवर यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री tells in an interview that yes, India opens for business. India is ready to open any sort of business, or India is improving its ease of doing business. And he has also opined that yes, country wants to expand its international footprint. So India is open for business deal, trade deals, and India wants to increase its global presence. So pandemic, post pandemic recovery और इस crisis situation को इंडिया पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है, and that is why India is actually aggressively signing the deal, or we can say signing the deal with the other countries in a very फास्ट ट्रैक मैनर। 2 महीनों में 2 डील इंडिया ने साइन करी, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी, और अभी कुछ कंट्रीज़ के साथ और नेगोशिएशन चल रहा है, जहां पर इंडिया बहुत जल्द ही नए ट्रेड डील साइन करेगा। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो पेमेंट रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स, उसको भी जल्दी ही रिवाइव किया जाएगा एज पर आवर कॉमर्स मिनिस्टर। सो इंडिया इज ऑल सेट टू इंक्रीज इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट्स टू हैव इट्स शेयर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ग्लोबल स्फेयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। implication for of short terms gain of cheap Russia oil must be weighed। इंटरनेशनल बिजनेस के टर्म्स में लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ एनालिसिस, यू मस्ट बी नोइंग कि इंडिया ने जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 है उसको एक्सटेंड कर दिया है 6 महीनों के लिए, and exemption from IGST on imports under some export promotion scheme as duty exemption scheme has also been provided by or also been extended for 3 months। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है टू फाइनेंस बिल 2020 आफ्टर इट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। सो इंडिया, सम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज and Thailand discuss the closer cooperation in trade related matters। Apart from India, India has also agreed to aid Sri Lanka to help tide over its economic crisis। तो बहुत सारे डिसीजन लास्ट वीक लिए गए, और इफ़ यू रिमेंबर रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आए थे उन्होंने भी इंडिया को ऑफर किया है दैट दे विल सेल द cheap crude oil prices to cheap crude oil or Russian crude to India if India will revive the rupee ruble bilateral trade arrangement। उसी को लेकर के जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि with lot of decision that India is taking on its international business, one of the very important decision is just to buy the Russian oil। India must weigh all the implication। अभी इंडिया को शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें रशिया से एक चीप ऑयल मिल रहा है, बट यस, इंडिया मस्ट फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। क्या होंगे अगर इंडिया रशिया से इस पर्टिकुलर ऑयल एग्रीमेंट, यस ऑयल ऑफर को, रशिया के इस ऑयल ऑफर को इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है।
हालांकि अगर लास्ट वीक देखें क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़ा सा कम हुए हैं। अमेरिका ने भी अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनकी उनसे थोड़ा सप्लाई इंक्रीज कर दी है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़े से लोअर हुए हैं, बट स्टिल इट इज़ होवर्ड अराउंड $100 पर बैरल। बट स्टिल क्रूड ऑयल को लेकर के अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है और कई सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया पर उसका इम्पैक्ट भी अंडर स्टडी किया है, और जिसकी वजह से जो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट है वो भी स्लैश डाउन किया है। चाहे वो आईसीआरए हो, इंडिया रेटिंग हो, फिच हो, मूडीज हो, सभी ने इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 उसको स्लैश डाउन किया एमिड द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन, कमोडिटी प्राइसेस एंड इंडियाज इम्पोर्ट बिल। उसको एनालाइज करते हुए मोस्ट ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज़ एंटिसिपेटेड कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी इस अनसर्टनिटी से, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से, इंक्रीज क्रूड ऑयल प्राइसेस से, इंक्रीजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस से, डिसरप्ट सप्लाई चेन से। इन सब फैक्टर्स के बीच में इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि इंडिया अगर चाहे तो रशिया से चीप ऑयल खरीद करके फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस इंडिया के पास आ रहे हैं उनको ओवरकम कर सकता है। बट ऑथर का यहाँ पर कहना है कि दैट इंडिया मस्ट वे दीज शॉर्ट टर्म के, शॉर्ट टर्म के लिए तो ये अच्छा है इंडिया की इन्फ्लेशन को डाउन करने में, जबकि हम 6.07 सीपीआई पहुंच रही हो, उस केस में अगर हमें चीप ऑयल मिल रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, हमें अच्छा लगा है कि हमें रशिया से चीप ऑयल मिल रहा है। बट जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है वेस्टर्न वर्ल्ड से, मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर फ्रॉम द वेस्टर्न कंपनीज, export of merchandise and services especially by companies in information technology sector are mostly to the United States and its allies। और इस केस में जबकि इंडिया का इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन है वेस्टर्न इकोनॉमी से, और अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो समवेयर यू आर टेकिंग योर रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न कंट्रीज, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन जो इंडिया पर पड़ेगा दैट विल बी मोर क्रूशल। चाहे वो हमारा टेक्निकल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट हो, सब हमारे वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड। आवर गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू नेगोशिएट फ्री ट्रेड डील्स विद अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज जस्ट लाइक यूरोपियन यूनियन, यूके एंड ब्रिटेन। But at this time, trade with Russia is not going to affect all these relation very positively। तो ऑथर का यहाँ पर कहना है कि बिफोर बाइंग, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन on buying of the Russian oil, India must weigh all the short-term gains and the long-term implication of this decision. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.